स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल हाल ही में सरकार के समझौते के बाद राजस्थान के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। यह हड़ताल राइट टू हेल्थ के विधेयक के खिलाफ चल रही थी। बताते चलें, इस विधेयक को बीते सप्ताह राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, जिसके बाद से डॉक्टरों द्वारा इसके खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच RTH यानी राइट टू हेल्थ पर समझौता हो गया है और राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस 8 सूत्री समझौते में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी आदि का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के साथ शामिल हुआ। अगर राइट टू हेल्थ के विरोध के कारणों को जाने तो प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह बिल मरीजों की ज्यादा मदद तो नहीं करता, बल्कि डॉक्टर और अस्पतालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा विवाद बिल के उस खंड पर था जो सभी अस्पतालों, सार्वजनिक और निजी दोनों को आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार सुनिश्चित करने का प्रावधान करता था। समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बन गई है। दरअसल 4 श्रेणी के अस्पताल RTH यानी राइट टू हेल्थ के दायरे में आएंगे। निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, PPP मॉडल पर स्थापित अस्पताल, सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेकर स्थापित अस्पताल और ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद के हालातों में वैश्विक बाजारों में अनाज और उर्वरकों की आपूर्ति जारी रखने के लिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की अवधि बढ़ा दी है। बताते चलें, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पहल की शुरुआत 22 जुलाई 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य यूक्रेन रूस युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनाजों की कीमत को कम करना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के समर्थन से अस्तित्व में आई थी। याद रहे, यूक्रेन, रूस और तुर्की ने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए थे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक बाजारों में उत्पन्न हुई अनाजों की किल्लत और बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए यह समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत यूक्रेन के 3 काला सागर बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और यूज हनी से खाद्य पदार्थों और उर्वरकों का निर्यात किया जाएगा। इस पहल के लागू होने के बाद से वैश्विक खाद्य मूल्यों में एक वर्ष में लगभग 18% की गिरावट देखी गई है। इस पहल के तहत अभी तक यूक्रेन बंदरगाहों से काला सागर के जरिए करीब 1 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन खाद्य सामग्री रवाना की जा चुकी है। इसके क्रियान्वयन की देखरेख एक संयुक्त समन्वय समिति करती है। यह समिति तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। इस समिति में रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति इस समझौते का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक जहाजों के आगमन की निगरानी करती है। अगर इस पहल के महत्व की बात करें तो यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो प्रतिवर्ष वैश्विक बाजार में लगभग 45 मिलियन टन अनाज की आपूर्ति करता है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के बंदरगाहों से आगमन के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं होने से यह आपूर्ति बंद हो गई थी। काला सागर यूक्रेन को उत्तरी अफ्रीका के बंदरगाहों सहित रूस एवं यूरोप के साथ संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाता है। अगर काला सागर का संक्षिप्त परिचय देखें तो सीमावर्ती देश यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है। इसे यूक्रेन सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोंटिंग, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। तुर्की जलडमरू, मध्य पेंडाली, डार्डानेल्स, बोस्पोरस और मरमरा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजैक्शन जोन के रूप में कार्य करती है। अजोब सागर काला सागर का एक उत्तरी विस्तार बनाता है जो कर्च जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। एनॉक्सिस जल काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिति के रन अप के रूप में नई दिल्ली में मिशन प्रमुखों के साथ एक गोलमेज वार्ता का आयोजन किया है। इस अवसर पर पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने मिशन प्रमुखों को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में पर्यटन विकास और संवर्धन किया जा रहा है। आगे उन्होंने जानकारी दी है कि देश का वर्तमान निवेश परिदृश्य इसे हॉस्पिटलिटी एंड लॉजिंग, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म आदि क्षेत्रों में निवेश एक उपयुक्त गंतव्य बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की G20 अध्यक्षता के रूप में पर्यटन मंत्रालय देश के पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है। ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिति का संक्षिप्त परिचय देखें तो यह समिति 17 से 19 मई 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। यह इन्वेस्ट इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में वैश्विक तथा घरेलू कारोबारियों के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है और निवेश के अवसरों का पता लगाना है। बताते चलें कि पर्यटन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसका व्यापार, रोजगार सृजन, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक समावेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और 6G टेस्ट बेड की शुरुआत भी की है। बताते चलें 5G के मोर्चे पर अग्रणी होने के बाद भारत छठी पीढ़ी यानी 6G के दूरसंचार नेटवर्क के लिए तैयार है। इससे देश में रचनात्मक क्षमता विकास और तेजी से तकनीकी अपनाने को बढ़ावा भी मिलेगा। बताते चलें इसके साथ ही विज्ञान भवन भारत ने नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का भी उद्घाटन किया है। जैसा की आप जानते हैं, भारत ने एरिया ऑफिस की स्थापना के लिए ITU के साथ मार्च 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह केंद्र भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान के लिए कार्य करेगा और राष्ट्रों के बीच समन्वय भी बढ़ाएगा। अब आपको 6G विजन डॉक्यूमेंट का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह विजन दस्तावेज 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है, जिसे नवंबर 2021 में गठित किया गया था। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों, विभाग, अनुसंधान और विकास संस्थान, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सदस्य शामिल हैं। यह विजन डॉक्यूमेंट भारत के इनोवेटर्स, इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए एक नए अवसर पैदा करेगा। 6G प्रौद्योगिकी के बारे में जाने तो 6G यानी छठी पीढ़ी का वायरलेस 5G सेलुलर तकनीकी का उत्तराधिकारी है। यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा। 6G इंटरनेट का लक्ष्य 1 माइक्रोसेकंड लेटेंसी संचार का समर्थन करना है। यह 1 मिलीसेकंड प्रवाह क्षमता की तुलना में 1000 गुना तेज विलंबता की स्थिति प्रदान करेगा। यह आवृत्ति के टेराबाइट्स बैंड का उपयोग करेगा, जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 1 सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। बताते चलें 1 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 5.59 करोड़ लाभार्थी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले से ही यह सब्सिडी प्रदान कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संक्षिप्त परिचय देखें तो इसकी शुरुआत 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना है। इस योजना में एक नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपए की नगद सहायता शामिल है और यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल इसकी शुरुआत 2021 में महोबा जनपद से हुई थी। इसके तहत देश में कुल 1 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण हेतु प्रदेश के 10 जनपदों सोनभद्र, बादा, महोबा, चित्रकूट, रायबरेली, हरदोई, बदायूं, अमेठी, फतेहपुर एवं फर्रुखाबाद का चयन किया गया है। हाल में भारत सरकार द्वारा अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड भुगतान उपकरण शुल्क लगाया गया है। इसके तहत प्रीपेड भुगतान उपकरण के जरिए 2000 रुपए से ऊपर के UPI भुगतान पर 1.1% का चार्ज देना होगा। यानी प्रीपेड भुगतान उपकरण जैसे की वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को दिए गए UPI पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। यह ऑनलाइन मर्चेंट, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए ट्रांजैक्शन पर लगने वाली इंटरचेंज फीस होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। यह शुल्क UPI पेमेंट यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि जैसे डिजिटल माध्यम से पेमेंट पर लागू होगा। याद रहे, इंटरचेंज दरें मर्चेंट श्रेणी कोड के अनुसार 0.5% से लेकर 1.1% की सीमा से अलग अलग होंगी। प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने वाली कंपनी को वॉलेट लोडिंग सर्विस के रूप में रेमिटर बैंक को 15 बेसिक पॉइंट का चार्ज देना होगा। गौरतलब हो कि इंटरचेंज फीस आमतौर पर कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है और इसे ट्रांजैक्शन की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। इंटरचेंज शुल्क का भुगतान व्यापारियों द्वारा वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। हाल में नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बताते चले इस बैठक का विषय था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। दरअसल इस बैठक के दौरान ई श्रम पोर्टल और मॉडल कल्याण योजना पर भी जानकारी साझा की गई थी। बताते चले BOC श्रमिक भारत में असंगठित श्रमिक के सबसे कमजोर वर्गों में से एक है, क्योंकि इनका काम अस्थायी प्रकृति का होता है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध अस्थायी होता है, काम के घंटे भी अनिश्चित होते हैं। अगर ई श्रम पोर्टल की बात करें तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इसके तहत अब तक कुल 28.65 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 2.60 करोड़ BOC कर्मी हैं। दरअसल यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। अब आपको मॉडल कल्याण योजना का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह BOC श्रमिकों को नई
सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बीओसी श्रमिकों के लिए जीवन व विकलांगता कवर, स्वास्थ्य व मातृत्व कवर, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता आदि मुहैया कराती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों को रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने व उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों आदि हेतु अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम 1996 भी निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और संग्रह करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उपयोग बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 के तहत बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों हेतु किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की है। इससे देश के लगभग 8 करोड़ पात्र किसान लाभान्वित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी बनाया गया। आपको स्मरण करा दें, पीएम किसान का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई, जबकि इसकी औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की थी। अगर इस योजना के उद्देश्यों बात करें तो देश के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इसे आमतौर से पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दरअसल यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरक आय प्रदान करती है। बताते चले, इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों को पहचान करेगा जो योजना के पात्र हैं। साथ ही यह किसानों की उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त करने से पूर्व होने वाले व्यय की पूर्ति सुनिश्चित करती है। अगर पीएम किसान योजना की पात्रता को देखें तो इस योजना में लघु और सीमांत कृषक परिवार शामिल हैं, जिसमें पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है भी शामिल होंगे, जबकि उनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो। इस योजना के पात्र भूमि धारक किसानों को 6,000 रूपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं, जो 4-4 माह के 3 समान किस्तों में 2-2 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। याद रहे, यह योजना किसानों के खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के ऋण लेने से बचाती है। यह योजना कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित कर कृषि पद्धति में आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाती है। यह योजना पात्र लघु सीमांत किसानों को सम्मानजनक जीवन यापन करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में लक्ष्य कार्यक्रम संबंधी जानकारी को साझा किया है। बताते चलें, उन्होंने कहा है कि लक्ष्य प्रमाणन के लिए सभी लक्षित सुविधाओं और लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रमाणित सुविधाएं नवीनतम लेबर रूम प्रोटोकॉल के संवेदीकरण उन्मुखीकरण का संचालन करती है। इसमें 2660 लेबर रूम और 1989 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लक्ष्य योजना मातृ शिशु स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है। अगर लक्ष्य कार्यक्रम की बात करें तो इसका पूरा नाम लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है। इसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक गुणवत्ता सुधार पहल है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करी जाए तो मातृ और नवजात रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है। साथ ही प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद की अवधि में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना इसमें शामिल है। मातृ शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी इसका एक भाग है। इसका लाभ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात को प्राप्त होगा। याद रहे, लक्ष्य के दायरे में मातृत्व ओटी में 5% या उससे कम सर्जिकल साइट संक्रमण या बेसलाइन से कम 30% की कमी करना भी इसमें सम्मिलित है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने की एक बड़ी पहल है। इसके शुरुआती चरण में परियोजना के तहत 75 जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस परियोजना के अंतर्गत अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान और जल संसाधनों को संरक्षण करना भी शामिल है। शुरुआती चरण में यह परियोजना गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में बंजर भूमि को शामिल करेगी। अब आपको अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त परिचय करा दें। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय वन मंत्रालय की भूमि संरक्षण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने का विजन का एक हिस्सा है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्य शामिल हैं, जहां 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं। बताते चलें, यह परियोजना स्थानीय समुदाय की आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी और चारागाह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। दरअसल हाल में वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारसी पान को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अपने लजीज स्वाद के लिए मशहूर बनारसी पान खास सामग्री और अनोखे तरीके से बनाया जाता है।
इसके अलावा वाराणसी के 3 अन्य उत्पादों को भी यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा यानी बैंगन तथा आदम चीनी चावल। इसके साथ ही कांसी और पूर्वांचल क्षेत्र के पास जीआई टैग उत्पादों की संख्या 22 और उत्तर प्रदेश में 45 हो गई है। बताते चलें, बनारसी ब्रोकरेड और साड़ी, हस्तनिर्मित बधोई कालीन, मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन आदि इस क्षेत्र में जीआई टैग उत्पादों में शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीआई टैग दर्शाता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्पादों में ऐसे गुण होते हैं जो उस मूल के कारण हैं। जीआई हिस्ट्री चेन्नई द्वारा हाल ही में 33 उत्पादों को यह प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। बताते चलें, बनारसी पान से पहले पान की 2 अन्य किस्मों को जीआई टैग दिया जा चुका है, बिहार का मगही पान और महोबा देवासिरी पान। दरअसल जीआई टैग पहली बार 2003 में पेश किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे दुखी देश के रूप में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। वहीं इसमें भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई है, जो पिछली बार 136 थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रिपोर्ट 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर रिलीज की गई थी। 2023 की इस रिपोर्ट में रैंकिंग 2020 और 2022 के औसत आधार पर की गई है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का संक्षिप्त परिचय देखें तो यह इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। इसमें कुल 137 देशों ने भागीदारी की है। बताते चले, चीन को 64वां स्थान मिला है, नेपाल को 78वां, पाकिस्तान को 108वां, श्रीलंका को 112, बांग्लादेश को 118वां स्थान मिला है। वहीं एशिया में भारत केवल अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में है। केवल इजराइल व न्यूजीलैंड शीर्ष 10 देशों में जगह बनाने वाले 2 यूरोपीय देश रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा खुश रहने वाले देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया 12वें स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका 15वें स्थान पर है, जर्मनी 16वें स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम 19वें स्थान पर, फ्रांस 21वें स्थान पर, रूस 72वें स्थान पर, यूक्रेन 92वें स्थान पर है। रिपोर्ट में सबसे दुखी देशों में अफगानिस्तान 137वें स्थान पर है, लेबनान 136वें स्थान पर है, सियरा लियोन 135वें स्थान पर और जिम्बाब्वे 134वें स्थान पर विराजमान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखें तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट पहली बार 2012 में जारी की गई थी। यह दुनिया के देशों को विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसमें रही सरकारों की नीतियों के मापदंड के रूप में खुशी व कल्याण पर ध्यान देने की विश्वव्यापी मांग को यह रिपोर्ट दर्शाती है। यह आय, स्वास्थ्य, भावनात्मक समर्थन, पसंद की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति सहित जीवन मूल्यांकन जैसे विभिन्न कारकों पर विचार भी करती है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।